ड्रग्स ये एक ऐसा नाम है जिससे हर इंसान अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा या फिर उनके घर का कोई भी मेंबर ड्रग्स का एडिक्ट बने। लेकिन ड्रग्स का बिजनेस दुनिया भर में इतने व्यापक रूप में फैला हुआ है कि हमारे आसपास जानने वालों में कोई ना कोई या तो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा होता है या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्रग्स का बिजनेस कर रहा होता है। क्योंकि मार्केट में ड्रग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये बिजनेस लाख कोशिशों के बाद भी बंद नहीं करवाया जा सकता है। ड्रग्स की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। इनमें से बहुत से ड्रग्स लीगल होते हैं तो कुछ ड्रग्स इलीगल होते हैं। लीगल ड्रग्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि दवाइयों में भी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और आप मार्केट में जाकर डॉक्टर का पर्चा दिखाकर आसानी से वो ड्रग्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लिए गए ड्रग्स आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। हेरोइन, LSD, MDMA, चरस, गांजा, अफीम एटसेट्रा एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलीगल ड्रग्स, और इनकी ट्रेडिंग करना भी पूरी तरह से इलीगल है। जितने भी ये लीगल ड्रग्स होते हैं इनकी जनरली गवर्नमेंट के सुपरविजन में ट्रेडिंग होती है, और ये ड्रग्स भी कहीं ना कहीं मेडिसिन में कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में ड्रग्स की इलीगल ट्रेडिंग को लेकर अलग अलग कानून हैं। कहीं पर ये कानून बहुत ज्यादा सख्त है तो कहीं पर ये कानून बहुत ही ज्यादा सुस्त है। लेकिन अगर ओवरऑल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ड्रग्स की इलीगल ट्रेडिंग को और इलीगल कंजम्पशन को लगभग हर एक देश में ही गलत माना जाता है। और इसी तरह सिंगापुर में भी ड्रग्स को लेकर बहुत कड़े कानून हैं। सिंगापुर में ड्रग्स के इलीगल ट्रेडिंग करने पर उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक के प्रावधान है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई इंसान सिंगापुर में ड्रग्स का इलीगल बिजनेस करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। और सिंगापुर के ऐसे ही कड़े कानूनों का शिकार हुआ था तंगराजू सुपिया, जो कि था तो भारतीय मूल का, लेकिन इसका जन्म सिंगापुर में हुआ था। और तंगराजू सुपिया ड्रग्स की दुनिया में कैसे आया और तंगराजू के साथ ऐसा क्या हुआ था जो पूरी दुनिया में तंगराजू के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होने लगे थे, हम सब जानेंगे तंगराजू की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव फ्यूचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक देते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। तंगराजू सुपिया एक 46 साल का आदमी था जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने लोगों के अंदर छुपी मानवता को बाहर निकाल दिया था, और बहुत सारे लोग उसके समर्थन में आगे खड़े हो गए थे। तंगराजू का जन्म साल 1970 में सिंगापुर में हुआ था। तंगराजू के फादर का नाम सुपिया था, वहीं उसकी माँ का नाम लक्ष्मी था। तंगराजू की माँ एक गवर्नमेंट क्लीनर थी और वो सिंगापुर गवर्नमेंट के अंडर काम किया करती थी। तंगराजू का एक भाई था जिसका नाम रमेश था, और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम लीलावती था। तंगराजू की दादी जुरोंग टाउन कॉर्पोरेशन में गार्डनर की पोस्ट पर काम करती थी। उसकी 2 भतीजियां थीं जिनका नाम सुभाषिनी और यादशानी था। वहीं तंगराजू के 3 भतीजे थे जिनका नाम ऋषि कुमार, संजय शक्ति और शरण कुमार था। तंगराजू के 2 चाचा थे जिनका नाम अन्ना मलई और सैम था। ये तो रहा तंगराजू का पूरा फैमिली ट्री। वहीं अब बात कर लेते हैं इसके बचपन और टीनेज के बारे में। तंगराजू का बचपन नॉर्मल बच्चों जैसा ही था। तंगराजू अपने बचपन में सिंगापुर के मरलिमो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। हालांकि तंगराजू का मन ज्यादा पढ़ाई लिखाई में लगा नहीं करता था। वैसे भी बचपन में आखिर किसका पढ़ने को दिल चाहता है। बच्चे बचपन में खेलना कूदना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो बचपन में पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा मार पड़ी है। पढ़ाई में दिलचस्पी के ना चलते तंगराजू ने 5वीं क्लास के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय कर दिया, और फिर वो आवारा बच्चों की तरह सड़कों पर घूमने फिरने लगा। अब हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी इंसान होते हैं वो अपने ही मिजाज वाले किसी दूसरे इंसान को ढूंढते फिरते हैं, जिससे कि उनको कंपनी देने वाला कोई शख्स हमेशा उनके करीब रहे। इसी तरह तंगराजू को भी कंपनी देने वाले अपने ही जैसे आवारा दोस्त मिल गए थे, और फिर वो पहले से भी ज्यादा आवारागर्दी करने लगा था। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और तंगराजू का भी दिमाग पूरी तरह से खाली था। इसलिए उसके इस खाली दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया, और वो आइडिया था ड्रग्स की डीलिंग करने का। तंगराजू जब 12 साल का था तब उसकी उम्र से बड़े लड़कों ने उसे नशे की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, और 12 साल की उम्र से ही तंगराजू ने नशीले पदार्थ बेचने शुरू कर दिए थे। तंगराजू को ड्रग्स बेचते हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब उसका वास्ता कानून से पड़ा। महज 2 साल के अंदर ही जब तंगराजू 14 साल का हुआ था तब उसको पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी, और उसको जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी में भेज दिया गया। जब कुछ महीनों के बाद तंगराजू जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी से पैरोल पर बाहर निकला तो वो खुद ड्रग्स का कंजप्शन करने लगा। मतलब ये कहावत गलत हो गई जिसमें कहा जाता है कि ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम्स ड्रग्स। जब तंगराजू 16 साल का हुआ तब अथॉरिटीज को पता चला कि वो ड्रग्स लेने लगा है, इसलिए उसको जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी से सीधे एडल्ट प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। एडल्ट प्रिजन में 5 साल 8 महीने रहने के बाद उसको साल 2013 में फिर से पैरोल पर रिहा कर दिया गया। इसी बीच तंगराजू के चाचा मंदरान उसकी मदद के लिए सामने आए। उन्होंने तंगराजू को एक मिनी मार्ट खुलवा कर दिया, और इसके लिए उन्होंने उसकी फाइनेंशियली हेल्प भी करी। तंगराजू अपनी बहन के साथ मिलकर ये मिनी मार्ट चलाया करता था,
और इसी दौरान हर हफ्ते उसको यूरिन टेस्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट पैथोलॉजी में जाना पड़ता था, क्योंकि वो पैरोल पर था और अथॉरिटीज इस चीज की निगरानी रखती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तंगराजू पैरोल पर रहकर भी नशे कर रहा हो। जब तंगराजू ने अपना एक यूरिन टेस्ट मिस कर दिया, तब फिर से उसको जनवरी 2014 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही उसको फिर से रिलीज कर दिया गया। लेकिन साल 2013 का एक ड्रग डीलिंग केस तंगराजू के लिए मौत का एक आखिरी केस साबित हुआ। साल 2013 में एक मलेशियन सिटीजन मोगन वेलो काम की तलाश में सिंगापुर आया। सिंगापुर में मोगन वेलो का एक जानने वाला शख्स रहा करता था जिसका नाम था सेल्वा। सेल्वा ने मोगन को एक फोन नंबर दिया और उसने मोगन से कहा कि वो उस नंबर पर कॉल कर ले, और उसने कहा कि जिस शख्स का ये नंबर है वो उसको एक काम देगा जो मोगन को करना होगा। अगर मोगन वो काम सही से करता है तो उसको फिर आगे और काम दिया जाएगा। अब मोगन सिंगापुर से आया ही था काम करने के लिए, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मोगन ने सेल्वा के द्वारा दिए गए नंबर को इंडिया के नाम से सेव किया, क्योंकि जब उसकी उस नंबर पर बात हुई थी तो सामने वाला शख्स उससे इंग्लिश में बात कर रहा था और उसकी एक्सेंट सुनने में इंडियन लग रही थी। बाद में मोगन ने उसी शख्स का नंबर India.just के नाम से सेव कर लिया। 5 सितंबर 2013 के दिन मोगन से कहा गया कि उसको एक पार्सल दिया जा रहा है जिसमें ड्रग्स हैं, और उसको ये पार्सल उस इंसान को डिलीवर करना है जिससे उसके फोन पर बात हुई थी। मोगन वेलो को सेल्वा ने $900 एडवांस में दिए और इन्होंने पार्सल की डिलीवरी के लिए वेस्ट कोस्ट पार्क में सिचुएटेड मैकडोनल्ड्स के एक रिटेल आउटलेट को सिलेक्ट किया। 6 सितंबर 2013 के दिन रात में 9 बजे के करीब मोगन अपनी गर्लफ्रेंड सेलिना बेंटे सलीम के साथ वुडलैंड्स चेकिंग पॉइंट के थ्रू सिंगापुर में एंटर हुआ और कार ड्राइव करके पासिर पंजांग की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि कार चलाते वक्त मोगन को बार बार डाउट हो रहा था कि उनको कोई फॉलो कर रहा है। फिर मोगन ने अपना रूट बदलते हुए त्वास चेक पॉइंट के थ्रू सिंगापुर में घुसने की कोशिश करी और वहीं पर उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। जब ऑफिशियल्स ने मोगन की ब्लैक प्रोटॉन पर्सोना कार चेक करी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था JNV 6161, उसमें ऑफिशियल्स को 1 किलो 17.9 ग्राम कैनेबिस मिला, यानी कि ड्रग्स मिला। पुलिस ने मोगन को रात के 10 बजे अरेस्ट किया और फिर पुलिस इंटरोगेशन में उसने बताया कि वो ये पार्सल एक इंडियन आदमी को डिलीवर करने वाला था। पुलिस ने जब उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पूछा तब मोगन ने पुलिस को बताया कि वो इंडियन आदमी अपनी 30s में है। उसकी हाइट लगभग 1.76 मीटर्स है, उसका लॉन्ग फ्रिंज हेयर कट है, वो गोल्ड ज्वेलरी पहनता है और व्हाइट वैन ड्राइव करता है। CNB ऑफिशियल्स ने मेन कल्प्रिट को रेड हैंडेड पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। स्टेशन इंस्पेक्टर ताई चेर येन ने मोगन से 11:50 पर कहा कि वो उस इंडियन आदमी को कॉल करके उसी मिलने वाली जगह पर बुलाए। तो मोगन ने ऑफिशियल्स के कहने पर उस इंडियन आदमी को दोपहर के 1 बजे कॉल मिला दी और फिर उससे मिलने वाली जगह पर आने को कहा। जब मोगन और CNB ऑफिशियल्स मिलने वाली जगह पर पहुंच गए तो मोगन ने उस आदमी को कॉल करी तो सामने से उस इंडियन आदमी ने कहा कि वो मैकडोनल्ड्स के टॉयलेट में पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। CNB ऑफिशियल्स पागल कुत्तों की तरह उसको ढूंढते हुए टॉयलेट में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर एक सिंगापुरियन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया जिसका नाम था सुरेश सन ऑफ सुब्रमण्यम। हालांकि मोगन ने CNB ऑफिशियल्स को ये क्लियर कर दिया कि वो पहले कभी भी उस इंडियन शख्स से नहीं मिला है, इसलिए उसको नहीं पता कि वो इंडियन शख्स कैसा दिखता है। मोगन ने फिर से उस इंडियन शख्स को फोन लगाया और कहा कि वो मिलने वाली जगह पर ही बैठा है। तो सामने से उस इंडियन शख्स ने कहा कि उसने अपने एक दोस्त को वो पार्सल क्रैक करने के लिए भेजा है और उसका जो दोस्त है वो देखने में काफी मोटा है और वो इंडियन है। फिर मोगन ने बातों को घुमाना शुरू कर दिया और उसने 3 बार और उस इंडियन आदमी को कॉल किया। एंड में उस इंडियन आदमी ने कहा कि वो खुद आ रहा है वो पार्सल लेने के लिए, लेकिन वो आदमी वहां पर अपना पार्सल लेने कभी नहीं आया। जब CNB ऑफिशियल्स ने मोगन और सुरेश के मोबाइल सही से चेक किए तो उन्होंने पाया कि मोगन और सुरेश एक ही इंसान से बात कर रहे थे और इन दोनों के मोबाइल्स में उस शख्स का नंबर अलग अलग नामों से सेव था। सुरेश के मोबाइल में उस इंडियन शख्स का नंबर अप्पू ब्रो और अप्पू 2 के नाम से सेव कर रखा था। मार्च 2014 में पता चला कि वो इंडियन पर्सन था तंगराजू और वो सुरेश का बचपन का दोस्त भी था और तंगराजू को प्यार से उसके करीबी अप्पू बुलाया करते थे। पुलिस ने तंगराजू के खिलाफ मिले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पास्ट में उसके द्वारा किए गए अपराधों को अपने संज्ञान में रखकर उसको गिरफ्तार कर लिया और प्रोसिक्यूशन ने तंगराजू के सामने एक ऑफर रखा और वो ऑफर कुछ यूं था कि प्रोसिक्यूशन ने पहले कहा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो और हम तुम्हारे लिए केवल 20 साल की सजा की मांग करेंगे। तंगराजू ने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया। फिर प्रोसिक्यूशन ने तंगराजू के सामने 15 साल की सजा का ऑफर रखा, उसने ये भी ठुकरा दिया। फिर उन्होंने उसके सामने 12 साल की सजा का ऑफर रखा और उसने वो भी ठुकरा दिया। तंगराजू का कहना था
कि जो क्राइम उसने किया ही नहीं है वो उसकी सजा भला क्यों भुगतेगा। तंगराजू ने कहा कि ना तो उसने कोई ड्रग्स ऑर्डर किए थे, ना ही उसने उन ड्रग्स की कोई पेमेंट की थी, और ना ही उन ड्रग्स के एवज में कोई पेमेंट उसने रिसीव की थी, और ना ही पुलिस ने उसको अपने पास ड्रग्स रखते हुए पकड़ा था। इसलिए वो अपने ऊपर लगे कोई भी आरोप एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तंगराजू को कहीं ना कहीं लगता था कि उसकी इनोसेंस कोर्ट में जरूर प्रूव हो जाएगी। जब तंगराजू ने प्रोसिक्यूशन की सारी प्लीज ठुकरा दी तो फिर तंगराजू का एक केस कोर्ट में चला गया। तंगराजू का ट्रायल कोर्ट में 3 अक्टूबर 2017 में सिंगापुर के हाई कोर्ट में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन की तरफ से आनंदन बाला और की योंगवेन केनेथ लड़ रहे थे, वहीं तंगराजू के डिफेंस में अटॉर्नी राम गोस्वामी और चैंग किम वान लड़ रहे थे। तंगराजू का ट्रायल शुरू होने से पहले ही मोगन बेलो पर सभी आरोप प्रूव हो गए थे और उसको आधा किलो ड्रग्स की तस्करी करने का गिल्टी माना गया और उसको 30 साल की जेल और साथ में 15 स्ट्रोक गन्ने मारने की सजा सुनाई गई। मतलब मोगन बेलो को 15 बार गन्ने से पीटा जाना था। तंगराजू ने कोर्ट में कहा कि अब वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता है और वो 115 ट्वास साउथ एवेन्यू में अपना एक मिनी मार्ट चलाता है। उसने कहा कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने जो पहला नंबर सबमिट किया था वो उसका है ही नहीं और वो नंबर था 83567639। लेकिन तंगराजू ने एडमिट किया कि दूसरा नंबर उसकी शॉप का है जो था 90356293। उसने एक तीसरा नंबर भी दिया जो कि उसका पर्सनल नंबर था और वो था 81787447। तंगराजू ने कहा कि उसका तो फोन भी खो चुका है, तो कैसे इन नंबरों से मोगन और सैल्वा से कांटेक्ट कर सकता है। तंगराजू के लॉयर्स ने कहा कि सुरेश इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है। वो खुद को बचाने के लिए तंगराजू के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। सुरेश मौत की सजा से बचने के लिए सारा इल्जाम तंगराजू पर डाल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि सिंगापुर में अगर किसी शख्स के पास 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी जाती है तो उस शख्स को डेथ पेनल्टी दी जाती है। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सुरेश और मोगन सीएनबी के ऑफिसर्स की गिरफ्त में थे और जब मोगन ने सीएनबी ऑफिसर्स के सामने कॉल लगाया था तब सुरेश और मोगन दोनों ही वहां पर मौजूद थे और मोगन का कॉल किसी तीसरे बंदे ने उठाया था। इसलिए इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुरेश तो हो नहीं सकता। सुरेश ने इस पूरे केस में चला के दिखाई और वो सरकारी गवाह बन गया और उसने कहा कि वो तंगराजू को बचपन से जानता है और अक्सर तंगराजू और वो एक दूसरे के साथ बैठकर शराब भी पिया करते थे। उसने कहा कि 6 सितंबर 2013 को तंगराजू और उसकी 10 बार से ज्यादा बात हुई थी और तंगराजू ने उससे कहा था कि वो अपने किसी दोस्त की कार लेकर मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में जाकर टॉयलेट चेक करे और जब उसने ऐसा किया तब वहां पर सीएनबी ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट कर लिया। 9 अक्टूबर 2018 के दिन जस्टिस हु शे पेंग ने मिसयूज ऑफ ड्रग्स के सेक्शन 12 के अंडर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए तंगराजू सुपिया को सजाए मौत सुना दी। जस्टिस हु ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये साफ बयान कर रहे हैं कि तंगराजू इस पूरे इंसिडेंट में लिप्त है और अगर उसका खोया हुआ फोन नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अनदेखा करते हैं। जस्टिस हु ने आगे कहा कि तंगराजू ने शुरुआती पूछताछ में एडमिट किया था कि उसने ड्रग्स ऑर्डर किए थे। हालांकि बाद में उसने इनिशियल इंटरोगेशन में दिए अपने बयानों को डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि तंगराजू के दोनों नंबर मोगन और सुरेश के मोबाइल फोन से एक्सट्रैक्ट हुए हैं और अगर तंगराजू सच में इनोसेंट होता तो कभी भी ट्रायल के बीच में अपने बयानों को नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि तंगराजू और सुरेश बहुत पुराने दोस्त हैं और उनके बीच किसी तरह की दुश्मनी होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और मोगन से सेल्वा नाम के आदमी ने कहा था कि उसको एक मिनी मार्ट में जॉब करने को मिलेगी जिसको तंगराजू चलाता है। मौत की सजा मिलने के बाद तंगराजू ने सिंगापुर की कोर्ट ऑफ अपील्स में मौत की सजा को पलटने के लिए अपील की, लेकिन 14 अगस्त 2019 के दिन उसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई। बाद में तंगराजू और उसके 21 इनमेट्स ने सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल को स्यू किया, ये कहते हुए कि जेल में बंद जितने अपराधी हैं जब वो अपने परिवारों को या फिर अपने लॉयर्स को खत लिखते हैं तो उनकी इजाजत के बिना ये खत अटॉर्नी जनरल के चैम्बर को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, जो कि जेल में बंद कैदियों के बेसिक राइट से खिलवाड़ है। लेकिन 16 मार्च 2021 के दिन उनकी ये प्लेट ठुकरा दी गई। 3 अगस्त 2021 के दिन तंगराजू और उसके 23 इनमेट्स ने कोर्ट में एक ऑडिट डाली जिसमें उन्होंने दावा किया कि अटॉर्नी जनरल काबिल लॉयर तक उन्हें पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, जिसको कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि लॉयर्स डेथ कन्विक्शन केसेस को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तंगराजू ने फिर से कोर्ट में अपील करी, लेकिन उसकी ये अपील कोर्ट ने फिर से ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि तंगराजू का कन्विक्शन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि तंगराजू ही असली गुनहगार है। जब से तंगराजू की 2019 में दी गई अपील रिजेक्ट हुई थी तब से वो डेथ रो में खड़ा था और वो अपनी सजा के मुकम्मल होने का इंतजार चंगी प्रिजन में कर रहा था। तंगराजू की बहन लीलावती को इसी साल 19 अप्रैल के दिन तंगराजू की मौत को एग्जीक्यूट करने वाली तारीख का नोटिस मिला, जिसमें ये मेंशन था कि तंगराजू को 26 अप्रैल 2023 के दिन
मौत की सजा दे दी जाएगी। और उसमें यह भी लिखा था कि 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच तंग राजू से मिलने के लिए उसकी फैमिली के विजिटिंग आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे। जब तंग राजू की मौत की सजा की ये खबर बाहर आई, तब सिंगापुरियन एक्टिविस्ट कोकिला अन्नामलई और क्रिस्टन हान ने सिंगापुर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि तंग राजू की मौत की सजा को एग्जीक्यूट ना किया जाए। तंग राजू की फैमिली के साथ डेथ रो में खड़े और इनमेट्स की फैमिलीज ने सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर 23 अप्रैल 2023 के दिन पब्लिकली मौत की सजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। उन्होंने सिंगापुर के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब से भी तंग राजू को मर्सी देने की रिक्वेस्ट करी और उन्होंने 50 से ज्यादा क्लेमेंसी लेटर प्रेसिडेंट ऑफिस को भी लिखे। 25 अप्रैल 2023 के दिन तंग राजू ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कोर्ट से आखिरी बार अपील की, जिसको जस्टिस स्टीवन चोंग हॉन सियोंग ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तंग राजू ड्रग्स की क्वांटिटी से अच्छी तरह से वाकिफ था और वो जो ये कह रहा है कि उसको ड्रग्स की क्वांटिटी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ये बात एकदम बकवास है। उसने पिछले ट्रायल्स के दौरान ये बात कभी क्यों नहीं उठाई। तंग राजू सुपिया को 46 साल की उम्र में सिंगापुर के चंगी प्रिजन में 26 अप्रैल के दिन सुबह 6 बजे फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। मौत से एक दिन पहले 25 अप्रैल के दिन तंग राजू की माँ उससे मिलने आई थी, लेकिन उनको ये बात नहीं बताई गई थी कि अगले दिन उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, क्योंकि ये बात जानकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था। एग्जीक्यूशन से पहले तंग राजू को उसके फेवरेट मील्स में चिकन राइस, नासी बिरयानी, आइसक्रीम सोडा और मिलो फ्लेवर स्वीट्स सर्व की गई। एग्जीक्यूशन से पहले तंग राजू ने अपने अलाउंस में से अपने साथ रह रहे इनमेट्स को फिश बर्गर, करी पफ्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की पार्टी दी। उसने अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट किया कि उसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए उसको आखिरी बार प्रेयर परफॉर्म करने के लिए स्पेशल प्रेयर बीड्स, कुमकुम और लाल पाउडर प्रोवाइड किया जाए, लेकिन प्रिजन अथॉरिटीज ने इस सब में से उसको सिर्फ बीड्स ही प्रोवाइड करें। सिंगापुर की एग्जीक्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग आखिरी बार तंग राजू का वेट और हाइट मेजर किया गया और फिर उसकी फैमिली के लिए उसका आखिरी फोटोशूट किया गया। हालांकि तंग राजू ये फोटोशूट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन अपनी फैमिली के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसने अपना फोटोशूट करवाया। अगर हम तंग राजू के फाइनल फोटोशूट को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अगले दिन उसको मौत की सजा दी जाने वाली है। वो एकदम शांत और खुश नजर आता है अपने आखिरी फोटोशूट में। मुझे ऐसा लगता है कि तंग राजू ने शायद एंड में सभी चीजों से समझौता कर लिया था। उसने सोचा होगा कि मौत को अब टाला नहीं जा सकता है, इसलिए अब जो भी थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ है उसको पूरी जिंदा दिली के साथ जिया जाए, क्योंकि जिंदा दिली का नाम ही जिंदगी है। तंग राजू की मौत से 3 दिन पहले ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड बैंसन ने ट्वीट किया था कि तंग राजू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर मौत की सजा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि जब उसको अरेस्ट किया गया था तब उसके आसपास कहीं पर भी ड्रग्स नहीं थे। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट ऑफिस की स्पोक्स पर्सन रवीना शमदासनी ने कहा कि तंग राजू के ट्रायल की फेयरनेस पर बहुत सारे सवाल हैं और उन्होंने तंग राजू की मौत की सजा को एग्जीक्यूट करने से रोकने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट से खास रिक्वेस्ट करी। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने तंग राजू की मौत की सजा का कड़ा विरोध किया, लेकिन एंड में वही हुआ जो होना था। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए सिंगापुरियन अथॉरिटीज ने तंग राजू के बैकग्राउंड को देखते हुए उसको बलि का बकरा बनाया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तंग राजू सच में इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो। बहरहाल जो भी हो, बट आई थिंक ही डिड नॉट डिजर्व अ डेथ पेनल्टी। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।